गांव में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन माया बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन सुधा अपने पति और बेटे के साथ एक छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। माया को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह माया के घर चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयाँ तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू, खीर, पुलाव, कचौरी तैयार हो रहे थे। माया के पति ने पूछा, माया, धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन सुधा दीदी अभी तक आई नहीं। तुमने सबको बुलाया था ना? माया ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे हाँ, बुलाया है ना, आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनिए, आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर माया कमरे के बाहर चली गई। मन ही मन वह सोचने लगी, भला मैं सुधा को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है तो उसकी हालत देख मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव की औरतें सज धज कर माया के घर जा रही थीं। सड़क के किनारे से गुजरते हुए वो औरतें सुधा की झोपड़ी के पास पहुंची। सुधा उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे सुधा बहन, तू अब तक यही है? अपनी बहन के घर नहीं गई? तेरी बहन को तो बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई रे। तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। सुधा ये सुनकर हैरान हो गई। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर वो औरतों के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। अच्छा जल्दी कर लेना। सुना है माया ने पूरी गांव को बुलाया है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हलवाई बुलाए गए हैं। हाँ बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। औरतों के वहाँ से जाते ही सुधा का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगी, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो बेचारी कामकाज के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मुझे ना बुलाए। वो अपने घर के अंदर गई और अपने पति से बोली, सुनते हो जी, मेरी छोटी बहन माया को बेटा हुआ है। गांव की औरतें बता रही थी, सब वही जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं तो मौसी बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके पति ने चिंता जताते हुए कहा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है सुधा, पर माया ने तुझे बुलाया नहीं है ना? बिना बुलाए वहां जाना सही नहीं होगा। तुम वहां मत जाना, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने मासूमियत से कहा, अरे वो बेचारी कामकाज में भूल गई होगी। इतनी बड़ी खुशी की बात है, इन सब में किसे सब याद रहता है। उसका बेटा बोला, माँ चलो ना, मैं भी जाऊंगा। मैं तो अब बड़ा भाई बन गया, मुझे भी अपने छोटे भाई को देखना है। सुधा ने पति से कहा, सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों आज जा रहे हैं। माया हमें देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, मुझे खेत जाना है। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर सुधा का पति खेत जाने के लिए निकल गया, पर उसे सुधा का बिना बुलाए माया के घर जाना ठीक नहीं लगा। इधर सुधा सोच में पड़ गई कि अपनी बहन के घर क्या तोहफा लेकर जाऊं। बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। अभी तो हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैंने अपने हाथों से एक स्वेटर बुना था। सोचा था जब माया को बच्चा होगा तो उसे दूंगी। आज वही दिन आ गया। चलो बेटा, यही लेकर चलते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारा तोहफा है, मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। सुधा अपने बेटे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे माया के घर की ओर चल पड़ी। सुधा दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे क्या पता था कि आज बिना बुलाए उसके बहन के घर जाने से उसके साथ क्या होगा। उधर माया अपने पति और छोटे बच्चे के साथ सज धज कर पूजा में बैठी थी। घर में बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और औरतें सब वहीं बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद सुधा अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। जैसे ही सुधा की नजर घर के आंगन में सजे धजे भव्य पंडाल और वहां बैठे संभ्रांत अतिथियों पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसने अपने फटे पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े ठीक किए। उसे लगा कि इतनी भीड़ में माया शायद उसे तुरंत ना देख पाए, इसलिए वो दबे पांव धीरे धीरे घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी।
माया की नजर अचानक भीड़ के बीच से होकर दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही उसने सुधा और उसके बेटे को पुराने कपड़ों में देखा, उसका चेहरा तमतमा उठा। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी झुंझलाहट ने ले ली। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे उसने किसी अनजान को देखा हो। सुधा ने धीरे से पुकारा, माया, माया बहन। सुधा ने हिम्मत जुटाकर फिर से एक कदम आगे बढ़ाया और कांपती हुई आवाज में कहा, माया, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हें बेटा हुआ है तो मैं तुम्हारे लिए ये स्वेटर लेकर आई थी। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। माया के पति ने अपनी कुर्सी से उठते हुए गुस्से भरी नजरों से सुधा को देखा। माया ने झटके से अपनी जगह छोड़ी और सुधा के पास जाकर बहुत ही नीची आवाज में मगर तीखे लहजे में कहा, दीदी? कैसी दीदी? यहाँ इतने रसूखदार लोग आए हैं और तुम अपनी ये गरीबी लेकर यहाँ आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने बेटे का हाथ और कस लिया। तभी घर के अंदर से एक वृद्ध मेहमान उठी और उन्होंने सुधा को गौर से देखा। वृद्ध महिला, जो गांव की सबसे सम्मानित और बुजुर्गों में से एक थी, धीरे धीरे चलते हुए सुधा के पास आईं। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसने शोर मचाते पूरे आंगन को शांत कर दिया। उन्होंने सुधा के हाथ में पकड़े उस स्वेटर को बहुत गौर से देखा जिसे सुधा ने इतनी मेहनत से बुना था। वृद्ध महिला ने एक ठंडी मुस्कान के साथ माया की ओर देखते हुए कहा, माया बेटी, तुमने मेहमानों के लिए बड़े बड़े पकवान तो सजाए हैं, हलवाई बुलाए हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि इस छोटे से स्वेटर को बुनने में कितनी ममता लगी है? ये केवल ऊन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक बड़ी बहन का आशीर्वाद है। माया, जिसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी, झेपते हुए बोली, दादी, आप भी ना। यहाँ इतने कीमती तोहफे आए हैं, आप इस पुरानी चीज की तारीफ क्यों कर रही हैं? तभी पास में ही एक और अमीर मेहमान जो एक बड़े शहर से आए थे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दृष्टि सुधा के उस सादे स्वेटर पर डाली। उन्होंने उसे हाथ में लेकर देखा और आश्चर्य से बोले, माया जी, आप शायद नहीं जानती, लेकिन आज के दौर में हाथों से बुनी हुई चीजों की कीमत बाजार के बने बनाए महंगे तोहफों से कहीं ज्यादा है। ये स्वेटर साधारण नहीं, बल्कि इसमें एक शुद्ध कलाकारी और निस्वार्थ प्रेम झलक रहा है। पूरे आंगन में मौजूद लोग अब माया की तरफ नहीं बल्कि सुधा और उस स्वेटर की तरफ देख रहे थे। माया के चेहरे पर पसीना आ गया। उसकी नाटकीय प्रतिष्ठा के महल में दरारें पड़ने लगी थीं। ठीक उसी वक्त आंगन में एक और हलचल हुई। माया के घर की रसोई से शोर सुनाई दिया। पता चला कि हलवाइयों ने जल्दीबाजी में जिस बड़े बर्तन में खीर बनाई थी, उसमें नीचे से कुछ जल गया है और पूरा भोजन खराब हो गया है। माया के पति घबरा कर उठे। ये क्या हो गया? मेहमानों के लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इतने सारे मेहमानों को क्या खिलाएगी। तभी सुधा ने धीरे से आगे बढ़कर कहा। उसकी आंखों में कोई द्वेष नहीं था, बल्कि वही पुराना सादगी भरा अपनापन था। उसने धीमी आवाज में कहा, माया, घबराओ मत। मैं जानती थी कि आज तुम्हारे घर बहुत भीड़ होगी, इसलिए मैं घर से आते समय अपनी झोपड़ी से वो खास मावा और गुड़ के लड्डू भी ले आई हूँ, जो मैंने सुबह ही बनाए थे। हम बहनों के यहाँ परंपरा है कि जब भी घर में कोई खुशी हो तो बड़ी बहन का हाथ सबसे पहले बंटता है। सुधा के पास मौजूद एक छोटी सी पोटली से जब उसने वे लड्डू निकाले तो उनकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जिस महिला को माया ने दान लेने वाली गरीब कहा था, वो इस संकट के समय में उसकी इज्जत बचाने के लिए खड़ी थी। माया स्तब्ध रह गई। उसके अंदर का अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। लेकिन क्या उसके मन में आया हुआ ये बदलाव इतना गहरा था कि वो अपनी गलती स्वीकार कर ले, या फिर उसे अभी भी अपनी इमेज की फिक्र थी? माया ने सुधा की आंखों में देखा और एक पल के लिए उसे अपनी उस पुरानी बहन की याद आ गई, जो बचपन में उसकी हर मुसीबत को अपना बना लेती थी। तभी घर के मुख्य द्वार पर अचानक एक और दस्तक हुई। कोई था जो बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। दरवाजे पर हुई उस दस्तक ने सबका ध्यान खींच लिया। जब लोगों ने मुड़कर देखा तो पाया कि वो माया के पति के बड़े भाई थे।
जो शहर में एक ऊंचे ओहदे पर थे और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वे पिछले कुछ मिनटों से दहलीज पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वे धीरे धीरे अंदर आए। माया के पति ने उन्हें देखते ही झुककर अभिवादन किया। भैया आप इतनी जल्दी आ गए, हमें तो अभी तैयारी पूरी करनी थी। माया के पति के भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें सीधे माया पर टिकी थी, जो अब शर्म से गड़ी जा रही थी। उन्होंने धीरे से सुधा के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने पूरे आंगन में मौजूद भीड़ की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोले, आज मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा। मैंने देखा कि कैसे एक बहन ने अपनी बहन के प्रति किए गए अपमान को भूलकर संकट के समय में उसे सहारा दिया। ये असली संपन्नता है माया। मिट्टी के झोपड़े में रहने के बावजूद सुधा का दिल तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है। माया की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपने पति की ओर देखा, जो अब नीचे सिर झुकाए खड़ा था। उस रसूखदार मेहमान की बात सुनकर आसपास के लोग भी दबी जुबान में सुधा की तारीफ करने लगे। माया की एक सहेली, जिसने पहले सुधा का मजाक उड़ाया था, अब लज्जित महसूस कर रही थी। उसने उठकर सुधा का हाथ थामा और कहा, सुधा दीदी, माफ कीजिएगा, हम गलत समझ रहे थे। आपके हाथ के इन लड्डुओं में जो मिठास है वो बाजार के इन पकवानों में कभी नहीं हो सकती। माया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो घुटनों के बल बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सुधा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी झूठी शान और दिखावे के चक्कर में अपनी ममता की मूरत बहन को ही पराया कर दिया। आज अगर तुम नहीं होती तो मेरी हकीकत सबके सामने खुल गई होती। तुमने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि मुझे एक इंसान के रूप में भी बचा लिया। सुधा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने प्यार से कहा, रो मत माया, बहनें कभी एक दूसरे से पराई नहीं होती। तूने मुझे बुलाया या नहीं ये मायने नहीं रखता। तू मेरी छोटी बहन है, तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। सब लोग उस बहन के प्यार को सलाम कर रहे थे। सुधा के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। माहौल बदल चुका था, लेकिन घर के एक कोने में अभी भी कुछ ऐसी अनकही बातें थीं, जो माया और उसके पति के बीच तनाव पैदा कर रही थीं। सुधा का बेटा अपने नए भाई को देखने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी किसी ने देखा कि सुधा के पति, जो खेत के काम से वापस लौट रहे थे, भीड़ के बीच चुपचाप खड़े अपनी पत्नी की जीत देख रहे थे। सुधा के पति ने जब भीड़ के बीच अपनी पत्नी को इतने मान सम्मान और स्नेह के साथ देखा, तो उनके चेहरे का तनाव एक गहरी संतुष्टि में बदल गया। उन्होंने झोपड़ी से निकलते समय जो कड़वाहट महसूस की थी, वह अब गर्व में परिवर्तित हो चुकी थी। वे चुपचाप आगे आए। माया के पति ने उन्हें देखते ही लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उनसे हाथ जोड़कर अपनी और अपनी पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी। सुधा के पति ने बड़े बड़प्पन से माया के पति से कहा, रिश्ते खून के होते हैं और खून कभी नहीं बदलता। आज सुधा ने जो किया वो केवल एक बहन का कर्तव्य नहीं, बल्कि एक संस्कार है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी अपनों से मुंह नहीं मोड़ा। महल जैसे उस घर का पूरा वातावरण ही बदल गया था। जो भव्य पंडाल अब तक दिखावे का केंद्र था, अब वो एक सच्चे पारिवारिक मिलन का साक्षी बन रहा था। माया, जो अब तक अपने कीमती गहनों और कपड़ों के पीछे छिपी हुई थी, अब साधारण कपड़ों में बैठी अपनी बड़ी बहन के पैरों के पास बैठी थी। उसने अपनी सारी हेकड़ी छोड़ दी थी। माया ने उठकर अपनी सहेलियों की ओर देखा और बड़ी हिम्मत के साथ कहा, जीजी, मैंने आपको और जीजा जी को जो भी कड़वे शब्द कहे, मुझे उनके लिए कभी माफ मत करना। बस मुझे सुधार लेना। मुझे अब इन गहनों का बोझ भारी लग रहा है। सुधा ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पगली, बड़ी बहनें माफी नहीं देती, वे तो बस दुआएं देती हैं। तू आज फिर से मेरी वही छोटी गुड़िया बन गई है और मुझे बस यही चाहिए था। वहां मौजूद मेहमान, जो अब तक सुधा का उपहास उड़ा रहे थे, अब श्रद्धा भाव से उसे देख रहे थे। माया ने तुरंत अपनी सहेलियों को विदा किया और उत्सव को एक साधारण पारिवारिक भोज में बदल दिया, जहां कोई भेदभाव नहीं था। शाम ढलते ढलते विदाई का समय आ गया।
सुधा और उसके पति अपनी छोटी सी पोटली लेकर निकलने लगे। माया ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, उन्हें धन और सुख सुविधाओं का लालच दिया, लेकिन सुधा के पति ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, प्रेम और आदर का जो धन हमें यहाँ मिला है, उसे हम अपनी झोपड़ी में सहेज कर रखेंगे। रिश्ते साथ रहने से नहीं, बल्कि साथ निभाने से चलते हैं। माया, प्रेम और आदर का जो धन हमें यहाँ मिला है, उसे हम अपनी झोपड़ी में सहेज कर रखेंगे। रिश्ते साथ रहने से नहीं, बल्कि साथ निभाने से चलते हैं। माया ने अपनी बहन को विदा किया, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि असली अमीरी तिजोरी में रखे सोने में नहीं, बल्कि उन संस्कारों और त्याग में होती है जो एक परिवार को जोड़ कर रखते हैं। सुधा अपनी छोटी सी झोपड़ी की ओर लौट रही थी, लेकिन उसके कदम आज बहुत हल्के थे। उसके चेहरे पर वही संतोष था जो केवल निस्वार्थ प्रेम से मिलता है। झोपड़ी की चौखट पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे वो महल से भी सुंदर है, क्योंकि वहां सम्मान की रोटी थी और रिश्तों की शुद्धता।